हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो बच्चे, आज क्लासेस आप लोगों की शुरू हो चुकी हैं खाकी 2.0 बैच में। तो आप सभी लोगों का स्वागत है रोजगार वेदन के चैनल पर। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसीज आ चुकी हैं और एक मतलब अजीब सा माहौल बच्चों में क्रिएट हो चुका है, कुछ डर का, कुछ खुशी का, क्योंकि एक काफ़ी लंबे अंतराल के बाद फाइनली एक बहुत अच्छी खुशखबरी आप लोगों को देखने को मिली है। अगर मैं कहूँ तो 2.5 से 3 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की, और सडनली आयोग का एक नोटिस आता है। थोड़ा सा एक चिंता वाली बात भी बच्चों में छाई हुई है कि जो एग्ज़ाम है सर, उसकी उसके लिए हमें जो है टाइम नहीं दिया गया है। बच्चे, अब इसमें अगर एग्ज़ाम आपका फरवरी में होता है तो इसमें ज़्यादा हम कुछ कर नहीं पाएंगे कि भैया इसको एग्ज़ाम को लेट करा दें। हम इतना कर सकते हैं कि ये जितना भी टाइम हमको मिला है, इसी को ही 3 गुना 4 गुना बनाया जाए, है ना। अगर हम इस दुख में बैठ जाएं कि यार क्या होगा 1 महीने में, क्या होगा 1.25 महीने में, तो उसमें अपना ही नुकसान है। क्यों? क्योंकि वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत सारी हैं। 60,000 61,000 वैकेंसीज कम नहीं होती हैं। 3 गुना वैकेंसीज, अगर मैं कहूँ एक्सपेक्टेशन से, उम्मीद से 3 गुना वैकेंसीज लगभग आपकी आई हैं। तो आज से आप हम लोग तैयारी शुरू करने वाले हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा आपके सामने भी और हमारे सामने भी, एक लिमिटेड समय में सिलेबस को कंप्लीट कराने का। ठीक है। तो उसमें कुछ बातें आपसे मैं आज आपसे करूंगा, जिसको आपको फॉलो करना है जिस दिन तक हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। बच्चे, सबसे पहली बात तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, और जो चीज़ आपको इस बैच में प्रत्येक टीचर के द्वारा कराई जाए वो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर आपने फॉलो करनी है। ठीक है। अब आज आपकी डेमो क्लास है। ये डेमो क्लासेस आपकी 3 दिन चलेंगी बच्चे, 28, 29 और 30। 3 दिन डेमो के बाद ये जो क्लासेस हैं ये आपकी एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएंगी। आपके पास 3 दिन तक का ही मौका रहेगा कोर्स को डिस्काउंट पर खरीदने का। ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कोर्स के बारे में कि भाई आप इस तरीके से खरीद सकते हैं, और 499 प्राइस है केवल 3 दिन, 28, 29 और 30। इसके बाद में इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। एप्लीकेशन पर जाकर आप परचेज कर सकते हैं। टीम के बारे में आप सभी लोग जान चुके हैं, अंकित सर ने वीडियो भी आप लोगों को दे दिया है बच्चे। क्लास का टाइम, नो डाउट एक ऐसा टाइम है हम लोगों का जहां उठना ही आप लोगों के लिए चैलेंज है। सुबह 7 बजे हम लोग पढ़ेंगे, और 7 बजे से, हालांकि हमारी जो क्लास का टाइम होगा बच्चे वो 7 बजे से 9 बजे तक का होगा। 2 घंटे मैथ्स का टाइम क्यों रखा है, इसके बारे में भी हम डिटेल में अभी थोड़ा सा देखेंगे कि क्यों 2 घंटे मैथ्स हमको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, आपकी जो 3 डेमो होंगी उनमें हम 1 से 1.25 घंटे, 1 से या 1.5 घंटे हम क्लास का टाइम रखेंगे, थोड़ा सा कम। जिस दिन हम एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो आप लोगों की जो क्लास का टाइम है वो मैं कंप्लीट 2 घंटे कर दूंगा। ठीक है। और थोड़ा सा अगर मैं आगे चलूं सिलेबस की तरफ, बच्चे एक बार सबसे पहले आप ना स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बारे में जिक्र करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, अगर मैं प्रीवियस ईयर आधार पर देखूं, देखो इस बार क्या पैटर्न रहेगा कोई नहीं जानता। कितने क्वेश्चंस बनेंगे मैथ्स के स्पेशल कोई नहीं जानता। अगर मैं आपको ये कह दूं कि भैया नंबर ऑफ क्वेश्चंस वही रहेंगे जो पिछली साल थे, तो वो मैं एग्जैक्टली आपको नहीं कह सकता हूं। हाँ, अगर मैं प्रीवियस ईयर आधार पर कहूं तो आपके जो क्वेश्चंस आए थे वो 18 से 20 सवाल थे। 18 से 20 सवाल मैथ से आए थे। अब मुझे नहीं लगता कि इस बार 18 से 20 रहेंगे या नहीं रहेंगे। रहे तो भी ठीक है, अगर बढ़े तो उसको भी हम देखेंगे। ठीक है। अब ये 18 से 20 सवाल तो चलो ठीक है, लेकिन सिलेबस हमें कंप्लीट करना होगा, पूरा ही सिलेबस हमें पढ़ना होगा। अब सबसे बड़ा चैलेंज बच्चे आपके सामने है कि टोटल आपके पास 18 से 19 चैप्टर हैं, और हमारे पास जो नंबर ऑफ डेज है ना, जो हमारे पास समय है बच्चे, वो अप्रोक्सीमेट 40 डेज का होगा। 40 डेज का हमारे पास समय होगा, और हम
संडे में भी क्लास करेंगे, हमारा संडे भी ऑफ नहीं रहेगा, संडे में भी हम लोगों को क्लास करनी पड़ेगी, क्योंकि समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है कि एक आध दिन वीक में छोड़ दिया जाए। तो मैंने आपसे कहा ना कि ये 40 दिन आपको ऐसे मेहनत करनी है कि 100 सवा 100 डेज आपको खुद से बनाने पड़ेंगे, है ना। बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने रहने वाला है। तो 40 दिन हमारे पास रहेंगे, पर डे हम 2 घंटे की क्लास करेंगे, तो लगभग लगभग बच्चे 80 आवर्स हमारे पास होंगे इस क्लास को कंप्लीट करने के लिए। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हमारे पास लगभग 80 घंटे होंगे। अब इसमें 80 घंटे में भी अगर देखा जाए तो इतने सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करना भी एक चैलेंज है, 18-19 टॉपिक। हाँ, अब मैं मानकर चलूंगा इसमें कि आप लोगों को बेसिक आता है, मैथ्स का बेसिक आता है, क्योंकि बच्चे मान लो अगर हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, लेट सपोज परसेंटेज पढ़ रहे हैं, परसेंटेज में अपने आप 10 से 11 क्लास होती हैं, प्रॉफिट लॉस में अपने आप 10 से 11 क्लास होती हैं। अगर हम उन 10 से 11 क्लास को इन 2 चैप्टर में ही दे दें, 20-22 क्लास, तो कैसे 40 क्लास में सिलेबस होगा? नहीं होगा ना। तो कुछ चीजें ना हमें थोड़ी सी, मैं मानकर चलूंगा कि आपका जो बेसिक है मैथ्स का वो क्लियर है, और मैं कोशिश करूंगा कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं हर चैप्टर में वो आपको पढ़ाई जाएं, क्योंकि अगर मैं किसी चैप्टर को बेसिक से लेकर चला तो भाई एक मैथ्स के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए ना मोटा मोटा 60 से 65 क्लास चाहिए होती हैं, लेकिन हमारे पास 40 है, तो कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो मैं उन चीज पर ज़्यादा फोकस करूंगा जो मेरे अनुभव के हिसाब से, जितना भी मेरा अनुभव है उस हिसाब से आपके एग्जाम में ना मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हर चैप्टर में। अब इस कारणवश थोड़ा सा कुछ ना कुछ एक दो टाइप छूट भी सकते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हर चीज़ हम कवर नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर एग्ज़ाम की डेट बढ़ी, भाई 10-12 दिन बाद एग्जाम की डेट मान लो डिक्लेयर हुई और वो बढ़ी, तो फिर हम अपने वही नॉर्मल स्पीड, जिस स्पीड से हम मैथ्स को पढ़ते हैं उससे पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन हमारा जो फोकस है बच्चे, एग्जाम की डेट आप जानते हैं, हमारा फोकस जो रहेगा वो 11 फेब के एग्जाम का ही रहेगा। हम ये मानकर चलेंगे कि 11 फरवरी को आपका एग्जाम है, और उससे पहले हमें जो है सिलेबस कंप्लीट करके आपको देना है। ओके, तो चलिए, आप लोगों ने टॉपिक्स देख लिए होंगे। आज हम लोगों का पहला टॉपिक कौन सा है बच्चे? रेशियो एंड प्रपोर्शन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मिक्सचर एलिगेशन, फिर पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क। मैंने चीज़ों को उस तरीके से अरेंज किया है जो टॉपिक एक तो कम समय में हो सके और आपको बहुत अच्छे से ना समझ में आ जाए, वो टॉपिक्स को हम पहले करने वाले हैं। और जिन टॉपिक्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा या थोड़े से आपको परेशान करे समझने में, उनको मैंने थोड़ा सा बाद में रखा हुआ है, ठीक है। उनको भी देखेंगे फिर बाद में किस तरीके से टैकल करना है। चलें आगे भाई। तो टाइम टेबल आपको मैंने दिखा दिया है। अब इसके बाद में आते हैं अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है बच्चे अनुपात और समानुपात। बड़ा आसान चैप्टर है, और 5-10 मिनट में आपको इसका बेसिक बताऊंगा, और फिर क्या क्या चीजें इसमें बनती हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं बच्चे, अनुपात या फिर रेशियो का मतलब क्या है, आप बताएंगे मुझे रेशियो का मतलब क्या होता है? बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं कि दो संख्याओं का कंपैरिजन, क्या बोलूं मैं? कि अगर दो संख्याओं का रिलेशन या फिर कंपैरिजन, रिलेशन कह दूं या कंपैरिजन कह दूं, तुलना ही क्या होता है, उसी को ही हम रेशियो या फिर अनुपात कहते हैं। बच्चे, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए अनुपात बी, इस तरीके से, और इसको फिर ऐसे भी बोल देते हैं हम, ए अनुपात बी को ए बटे बी, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट हम इसको कर देते हैं। इसके बारे में ही हमें डिटेल से पढ़ना है, ये अलग टॉपिक है, इसकी एक क्लास अलग से होगी आप लोगों की, ठीक है भाई। तो प्रोपोर्शन के बारे में डेफिनेशन अगर मैं बताऊं, तो यहां रेशियो के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि दो संख्याओं के बीच कंपैरिजन या फिर रिलेशन। प्रोपोर्शन होगा दो रेशियो के बीच, क्या होगा बच्चे? दो रेशियो के बीच कंपैरिजन। कंपैरिजन जैसे अगर मैं कहूं एक रेशियो है ए बटे बी और एक रेशियो है सी बटे डी,
तो अगर ये दोनों रेशियो इक्वल होंगे तो फिर ये संख्याएं क्या होंगी, समानुपातिक होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी। हालांकि ये चीज हम बाद में पढ़ेंगे, हमारा जो अभी फोकस रहेगा वो है रेशियो पर। तो टॉपिक डालेंगे बच्चे आपका रेशियो। टॉपिक क्या है हमारा पहला, रेशियो, अनुपात, रेशियो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉइस प्रॉब्लम ठीक है, वॉइस तो कोई दिक्कत नहीं है, वॉइस ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो चलो बच्चों एक बार सामने देखो, 5-10 मिनट का इसका बेसिक है पढ़ाकर, और बहुत मजा आपको आने वाला है। इसमें मैं आपको नई नई ट्रिक्स भी बताऊंगा कि हम ऑप्शन से ही रेशियो के सवालों को कैसे कर सकते हैं, अगर हमारे एग्जाम में रेशियो के सवाल बनेंगे तो। नो डाउट बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो बच्चे रेशियो को, अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि रेशियो को किस तरीके से लिखा जाता है, ए अनुपात बी। अगर इसमें एक टर्म आता है बच्चे स्टैंडर्ड रेशियो, क्या आता है, स्टैंडर्ड रेशियो। स्टैंडर्ड रेशियो क्या होता है, स्टैंडर्ड रेशियो होता है जब मैं यहां पर ए रेशियो बी लिखूं और ए रेशियो बी का एच सी एफ ऑफ ए रेशियो बी, या ए और बी का जो एच सी एफ होगा वो 1 होगा, तो वो एक स्टैंडर्ड रेशियो कहलाया जाएगा। मतलब इसका क्या है, मान लो मैंने कोई, फॉर एग्जाम्पल बच्चे मैंने यहां पर लिखा 3:7। अब HCF 1 का मतलब है, ज्यादा टेंशन मत लो, मैंने कोई रेशियो लिखा 3:7 और यहां से कुछ भी कॉमन ना आए, कुछ भी कॉमन, भाई 3 और 7 में से कुछ कॉमन आ सकता है, नहीं आ सकता, तो ये एक स्टैंडर्ड रेशियो है। अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताइए, मैंने लिखा 6:9, क्या ये स्टैंडर्ड रेशियो है? 6:9। मैंने कहा जब कुछ भी कॉमन ना आए एक के अलावा, वो एक स्टैंडर्ड रेशियो है। बच्चे अगर मैं 6:9 लिखता हूं तो यहां से मैं 3 कॉमन ले लूंगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो ये एक स्टैंडर्ड रेशियो नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड रेशियो नहीं है। स्टैंडर्ड रेशियो वही होता है जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। अब कोई रेशियो मैंने ए और बी लिखा, यहीं पे मैं फिर से आगे लेकर चलता हूं। कोई रेशियो मैंने ए रेशियो बी लिखा, ये पता है किसके बराबर होगा, ये होगा के ए अनुपात के बी के। अगर कोई रेशियो ए रेशियो बी है वो हमेशा इक्वल होगा के ए अनुपात के बी के। कैसे, जरा थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। भाई अगर मैं यहां पर लिखता हूं ए रेशियो बी, बच्चे मैंने यहां पर लिखा 2:3। अगर मैं किसी एक संख्या की मल्टीप्लाई, सुनना, अगर मैं किसी एक संख्या की मल्टीप्लाई एक रेशियो में कर रहा हूं ना, तो उसी संख्या की मल्टीप्लाई दूसरे रेशियो में भी होगी। बच्चे अगर मैं यहां 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, भाई इसको मैं क्या लिख दूं, 2 दूनी 4, और इसको मैं लिख दूं 3 दूनी 6, तो ये दोनों रेशियो हमेशा इक्वल होंगे। मैं कह सकता हूं 2/3 बराबर 4/6। ठीक है, इसी को ही 2 से मल्टीप्लाई करके बनाया गया है, तो ये रेशियो हमेशा इक्वल होंगे। इसी को ही मैं लिख सकता हूं 3 से मल्टीप्लाई 2 तिया 6, और इसी को लिख सकता हूं 3 तिया 9, ये रेशियो भी इसके इक्वल होगा। हमेशा ये रेशियो इक्वल होते हैं। अगर मैंने कोई ए अनुपात लिखा और मैं किसी एक संख्या से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो रेशियो हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, वो प्रोपोर्शन का पार्ट है। चलिए अब जो मेन चीज आपकी समझने वाली है उस पर हम आते हैं। ये तो बेसिक डेफिनेशन थी रेशियो की। मेन चीज जो समझने वाली है बच्चे वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो। क्या है? कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो। रेशियो को कैसे हम जोड़ते हैं, यहां आपको बहुत मजा आने वाला है। अगर मैं लिखूं ए रेशियो बी है 2:3, और मैं लिखता हूं बी रेशियो सी, यहां लिखता हूं 3:5, और मैं आपसे कहता हूं ए अनुपात बी अनुपात सी, क्या होगा? जल्दी से बताएंगे अगर कोई बता सकता है तो। हिंदी में कोई जरूरत नहीं है बताने की, कॉम्बिनेशन मतलब 2 अनुपात को जोड़ना, वही कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन नहीं जानते तुम, 2 अनुपात को जोड़ना। अब यहां से आपके एग्जाम की चीजें शुरू हो गई हैं। अभी तक तो मैंने जस्ट आपको डेफिनेशन बताया
कि रेशियो की डेफिनेशन है क्या। अब यहां से जो आपके एग्जाम में बनेगा वो शुरू हुआ है। बच्चे मैंने लिखा A/B 2:3 है, B/C 3:5 है। बिचौलिया का नाम सुना है तुमने? बिचौलिया क्या होता है? जो दो परिवारों को जोड़कर एक नए परिवार का निर्माण करता है, शादियां जो करवाता है। बड़े खुश हो गए होंगे कि सर काफी इंतजार के बाद अब मौका मिलने वाला है कि जब हमारे घर में भी बिचौलिया आएगा। बहुत दिन से वैकेंसीज का इंतजार कर रहे थे कि हम भी लगे और हमारी भी शादी हो। तो वो अब इंतजार आप लोगों का दूर होने वाला है। जल्दी से 2-3 महीने के अंदर नौकरी लग के आपके घर भी अब बिचौलियाओं की लाइन लगने वाली है। तो यहां पर बिचौलिया होता है बच्चे जो दोनों अनुपात में कॉमन होता है। इधर भी वही है और इधर भी वही है। इस परिवार में भी वही बिचौलिया है बच्चे, इस परिवार में भी वही बिचौलिया, जिसको मीडिएटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडिएटर बोलते हैं। तो भैया दोनों में बी और बी जो है ना ये कॉमन है, तो ये दोनों में इक्वल होना चाहिए। ये दोनों में क्या होना चाहिए? ये दोनों में इक्वल होना चाहिए। अगर इस परिवार में बी का मान 3 है ना, तो यहां भी 3 होना चाहिए। इसको हमें इक्वल करना पड़ेगा, है कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही मैंने देखा कि भाई जो मीडिएटर है, जो बिचौलिया है, वो तो 3 है दोनों केस में, तो फिर मैं कहूंगा कि ए का मान 2 होगा और बी का मान 3 होगा और सी का मान जो है वो 5 हो जाएगा। सीधा सीधा मैं कह सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक और एग्जाम्पल आपको दूं, बच्चे मैंने आपसे कहा कि A/B जो है वो 6 कितना है? 7 है। और अगर मैं कहूं B/C जो है वो 21/25 है। और आपसे मैंने कहा कि A/B/C। अब कोई बता पाएगा मुझे? कोई बता पाएगा मुझे कि भाई A, B और C का जो रेशियो है वो क्या होगा? अभी कंबाइन करना सीख रहे हैं। इसका एक मेथड और होता है जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी तो जस्ट मैंने कहा कि अगर दो रेशियो को आपने जोड़ना है ना, जो दोनों में कॉमन है उसको इक्वल कर लो। अब यहां पर तो इक्वल था, तो मैंने सीधा सीधा जिसकी वैल्यू थी वो लिख दी। अब बच्चे यहां मैं देखता हूं कि भाई यहां जो मीडिएटर है, जो बिचौलिया है, वो बी है। दोनों में कॉमन तो वही है। और यहां ये 7 है, यहां 21 है। इसकी वैल्यू को हमें बराबर करना पड़ेगा दोनों में। अगर यहां ये 21 है, यहां 7 है, तो क्या मैं इसे 3 से गुणा कर दूं तो ये भी 21 बन जाएगा। भाई ये हो जाएगा 6 × 18 और ये हो जाएगा 7 × 21। क्या ये दोनों में बराबर हो गया? हो गया कि नहीं? हो गया। तो फिर आप A की वैल्यू को 18 और B की वैल्यू को 21 और C की वैल्यू को 25 आप कह सकते हो सर बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ये अनुपात। कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बात समझ में आई। चलो एक एग्जांपल और देकर और फिर मैं आपको मैट्रिक्स मेथड की तरफ लेकर चलता हूं कि मैट्रिक्स मेथड जो है उससे कैसे कंबाइंड करते हैं। एक क्वेश्चन और जल्दी से आप लोग मुझे आंसर बताएंगे। AB और BC का मैं आपको रेशियो देता हूं। मैंने कहा बच्चे 3, 5 और यहां लिख दिया मैंने, हाँ यहां लिख दिया 6 और आपका 11। और आपसे कहा बताओ A/B/C क्या होगा। इस तरीके से भी सवाल बन सकता है। हालांकि जब मैं सवाल कराऊंगा ना ऐसे, तो आपको कोई मैट्रिक्स मेथड, कोई बिचौलिया मेथड की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी कंबाइन करने की। मैं सीधा ऑप्शन से आपका आंसर टिक कराऊंगा और आप खुद मुझसे पहले आंसर टिक करने वाले हो ऑप्शन देखते ही। एक बहुत गजब का तरीका सबसे लास्ट में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन यहां पर फोकस करेंगे बच्चे। यहां पर जो कॉमन पार्ट है वो है बी। और मैं देख सकता हूं कि भाई बी जो है एक तो 5 है और एक 6 है। सर ने बोला कि ये तो दोनों में इक्वल होना चाहिए, दोनों में इक्वल होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा बच्चे, मैं एलसीएम लूंगा किसका? 5 और 6 का। 5 और 6 का एलसीएम होता है जो इन दोनों में बड़ी संख्या है ना उसका पहाड़ा पढ़ते रहो और जब दोनों से वो कट जाए एक ऐसी संख्या लाओ जो दोनों से कट जाए। 5 से भी कटेगी और 6 से भी कटेगी।
बच्चे अगर मैं इस 5 को 30 बनाना चाहूं तो कितने से गुणा करूंगा? 6 से। तो फिर मुझे दोनों रेशियो को 6 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं इस 6 को 30 बनाऊं तो कितने से गुणा करूंगा भाई? 5 से। तो फिर मुझे दोनों को 5 से गुणा करना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा? 6 तिया 18, 6 पंजे 30, ये कितना है? 6 पंजे 30 और 11 पंजे 55। अब आप देख पा रहे हो जो दोनों में कॉमन था वो इक्वल हो गया ना, वो दोनों में इक्वल हो गया। तो फिर आप सीधा कह सकते हो 18, 30 और 55। ये आपका आंसर हो जाएगा 18, 30 और 55। चलिए अब मैं एक मेथड दूसरा है जो कंबाइंड करने का ही होता है वो लिखता हूं और उस मेथड के बाद सीधा फिर हम आगे चलते हैं। बच्चे दूसरा मेथड है मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स विधि या मैट्रिक्स मेथड, इंग्लिश में ही नाम है इसका मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड क्या कहता है? मैट्रिक्स मेथड क्या कहता है बच्चे? मैंने यहां पर लिखा A अनुपात B 3, 4 और B अनुपात C लिखा 5 और 6। अब वो मेथड तो आपको आ गया कि दोनों को इक्वल कर लेंगे सर। मैं ना दूसरा मेथड आपको बताने वाला हूं जो आपका इसी तरीके से इक्वल भी इन रेशियो को करने की जरूरत नहीं है और आपका आंसर बनेगा। बच्चे क्या करना होता है? जो दोनों में कॉमन है ना, जो दोनों में कॉमन है उसे बीच में लिखते हैं। जो दोनों में कॉमन है इस रेशियो में भी और इसमें भी, ए को इधर लिख दो और सी को इधर। अब देखते रहना, जो ए और बी का रेशियो है उसे ए और बी के नीचे लिखो 3 और 4, लिख दिया आपने। और अब इस लाइन में कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, यहां एक बॉक्स बना दो। इस लाइन में जैसे ही आपने 3 और 4 लिखा ना, तो बच्चा इस लाइन में अब कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, आप एक बॉक्स बना दो सिंपल सा। अब फिर आपने देखा बी और सी कितना है? 5, 6। तो बी और सी जो 5, 6 है ना वो नीचे लिखो। यहां पर क्या लिखेंगे? नीचे 5 और 6। अब इस लाइन में कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, यहां एक बॉक्स बना दो। और अब आपने अगला काम क्या करना है? ये बॉक्स भरने होते हैं। तो बॉक्स के सामने जो संख्या है वो बॉक्स में डाल दो, बॉक्स के सामने जो संख्या है वो बॉक्स में डाल दो और हो गया सवाल। इसकी गुणा इसमें करेंगे 5 तिया 15, इसकी गुणा इसमें करेंगे 5 चौके 20 और इसकी गुणा इसमें करेंगे 6 चौके 24 और यही आपका ए बी सी का अनुपात है। पेन देना। यही आपका ए बी सी का रेशियो होगा, ए बी सी का अनुपात होगा। ठीक है बच्चे, एक क्वेश्चन और दूं मैं आपको। भाई ये नाम ही तो मैट्रिक्स लिखा है मैंने, बाकी तो सब मैं हिंदी में ही पढ़ा रहा हूं आपको, है ना। चलिए एक रेशियो और लिखते हैं कि अगर मैंने ए बी का रेशियो लिखा, मैंने लिखा 5 और 9 और मैंने लिखा ए सी का रेशियो, ए सी का रेशियो लिखा 3 और 5। और जल्दी से आप मुझे बता दो क्या होगा सी रेशियो बी रेशियो ए। अब थोड़ा सा आपको परेशानी पैदा हो सकती है, थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, होगी नहीं, हो सकती है। मैंने यहां पर लिखा ए रेशियो बी 5, 9 और मैंने लिखा ए रेशियो सी 3, 5 और मैंने कहा बताओ सी बी ए क्या होगा। तो आपका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? अभी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, सवालों की तरफ चलेंगे। इतनी भी जल्दी क्या है भाई, पहले सीख तो लो कि सवाल होते कैसे हैं, सीख तो लो पहले। देखो बीच में बॉक्स होगा ही नहीं, बीच में बॉक्स पता है क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो दोनों में कॉमन संख्या है उसको मैंने बीच में रखा है, बीच में बॉक्स कभी आएगा ही नहीं। उससे परेशानी आप, उसकी परेशानी आप लो ही मत, कभी नहीं आएगा। जैसे अब मैंने देखा कि भाई यहां पर जो कॉमन है वो है ए, यहां पर जो कॉमन है वो क्या है बच्चे? यहां पर कॉमन है ए, तो उसको लिख लो ए बीच में, एक तरफ बी लिख लो और एक तरफ सी लिख लो, बस। अब क्या करना है? आप जानते हैं ए और बी का जो रेशियो है वो 5, 9 है, यानी कि ए के नीचे 5 लिखना है और बी के नीचे क्या लिखना है? बी के नीचे 9 लिखना है। बी के नीचे क्या लिखना है? 9। ऐसे ही ये सामने वाली लाइन खाली हो गई तो ये बॉक्स यहां बन गया। अब जो ये आएगा ए और सी वो नीचे वाली लाइन में आएगा, बी आएगा 3 और सी कितना है? 5। ठीक है, इस लाइन में ये बॉक्स खाली है।
अब क्या करना है बच्चे, बॉक्स को भरना है। ये 5 यहां चिपका दो बॉक्स के सामने, और बॉक्स के सामने 3 यहां चिपका दो। गुणा करेंगे 9 तिया 27, 5 तिया 15 और 5 पूरे 25। अभी मेरा आंसर नहीं आया बच्चे, ये तो हमने BAC निकाला है, ये तो हमने BAC निकाला है। हमसे पूछा है उसने क्या, CBA। तो C की वैल्यू कितनी है 25, और B की वैल्यू कितनी है 27, और A की वैल्यू कितनी है 15, और यही मेरा आंसर होगा, यही मेरा प्यारा सा उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर हुई, चीजें समझ में आई? ओके। तो आपको दोनों मेथड क्लियर हो गए कि जब इक्वल करने से भी हम रेशियो को जोड़ सकते हैं और मैट्रिक्स मेथड से भी हम रेशियो को जोड़ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है आपको? वेरी गुड। ये तो हमने BAC निकाला, हमसे पूछा था CBA। तो B के नीचे 27, B के नीचे लिख दिया, A के नीचे 15, A के नीचे लिख दिया, और C के नीचे 25, C के नीचे लिख दिया। कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं होनी चाहिए। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई, और अब मैं आपको बताता हूं कि जो अनुपात बन सकते हैं वो कितने तरीके से रेशियो आपको एग्जाम में दे सकता है, कितने तरीके से आपको एग्जाम में वो रेशियो दे सकता है। आप कहेंगे पहला तरीका क्या होगा? अलग अलग मैं कुछ एग्जाम्पल्स कराऊंगा आपको, और एग्जाम में देखना उनसे अलग कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, आएगा तो उन्हीं में से ही आएगा। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखवाया, मैंने कहा अगर 3A बराबर 4B है, और आपसे कहेगा A/B क्या होगा। ये कॉन्सेप्ट भी होगा और एग्जाम्पल भी आप साथ के साथ करते जाओगे। मैं 5 से 7 तरीके के रेशियो बनाने सिखाऊंगा आपको, और वही आपको दिमाग में रखना है, उन्हीं के ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे, उनसे अलग एक सवाल नहीं बनेगा। ठीक है? तो अगर इस तरीके की कंडीशन आपके सामने बने कि 3A बराबर 4B, और आपसे कहे कि A/B बताओ क्या होगा, तो बच्चे पता है क्या करना होता है? अगर बीच में बराबर का साइन है तो बराबर को कूदने के बाद A के सामने क्या है 4, और बराबर को कूदने के बाद B के सामने क्या है 3। तो जो A के सामने है वो A का अनुपात, जो B के सामने है वो B का अनुपात हो जाएगा। तो यहां से A/B क्या मिल गया मुझे बच्चा? 4:3 का। चलिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है? अगर मैं आपसे कहूं 3A बराबर 4B बराबर 5C, और आपसे कहूं कि ABC का रेशियो बताओ, ABC का रेशियो क्या होगा। अब आप क्या कहेंगे? अब यहां से थोड़ी छोटी छोटी जो ट्रिक्स है ना वो बनना शुरू होंगी, वो बनना शुरू होंगे, और सवाल देखना बच्चा एज इट इज आपको देखने को मिलेगा, एज इट इज क्वेश्चन। ठीक है? आपके सामने है 3A बराबर 4B बराबर 5C, और आपसे कह रहा है A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। ओके, तो अब देखिए आपने कोई एलसीएम वगैरह नहीं लेना, कुछ हो नहीं लेना। देखिए सामने क्या करना है, मुझे A का रेशियो चाहिए ना, तो जो A वाला पार्ट है ना इसको छिपा लो, इसको छिपा लो। मैंने हाथ रख दिया, कौन कौन सी संख्या आपको दिख रही है? संख्या कौन कौन सी दिख रही है? आप कहेंगे सर 4 और 5, तो A के नीचे लिख दो 4 गुणा 5, ये A का रेशियो हो गया। अगर मुझे B का रेशियो बताना है तो B के ऊपर ऐसे हाथ रख लो, कौन कौन सी संख्या दिख रही है? 3 और 5, तो B के नीचे लिख दो 3 गुणा 5। अब मुझे C का रेशियो चाहिए, तो C के ऊपर हाथ ऐसे रख लो, तो संख्या कौन कौन सी दिख रही है? 3 और 4, तो 3 गुणा 4। तो क्या हो गया? 5 चौके 20, 5 तिया 15 और 4 तिया 12। ये आपका ABC का आंसर आ गया। कोई एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरीके की कंडीशंस आपको मिले तो ए अगर रेशियो पूछेगा तो ए के ऊपर हाथ रख लेंगे, बाकी संख्या की गुणा। बी का पूछेगा बी को छिपा लेंगे, बाकी संख्या की गुणा। सी का पूछेगा सी को छिपा लेंगे, बाकी संख्या की गुणा। और यही आपका रेशियो हो जाएगा ए बी और सी का। चलिए दूसरा एग्जाम्पल भी क्लियर है, और ये कॉन्सेप्ट ही है, एग्जाम्पल नहीं है बच्चे, एग्जाम्पल के फॉर्म में तो मैं आपको बता रहा हूं जस्ट बेस, है ना। तीसरा क्या है? तीसरा है कि आपको अगर मिले a/2
बराबर B/3 ऐसा मिल जाए, और C को भी चलो साथ में ले लेते हैं, बराबर C/4 ऐसे मिल जाए, और आपसे कहे A, B और C का रेशियो क्या होगा, तो फिर आपका जवाब क्या होगा बच्चे? सवाल ऐप पर क्लास नहीं होगी बच्चे अभी 3 दिन, 3 दिन डेमो चल रहा है, तो सारी की सारी क्लासेस जो है वो यूट्यूब पर चलेंगी, ऐप पर नहीं होंगी, ये ऐप पर अपलोड होंगी ऑफलाइन। 3 दिन के बाद ये सारी क्लासेस जो है ना, ये एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, तो यहां पर मैंने कहा A/2 बराबर B/3 बराबर C/4, और मैंने आपसे कहा ABC का रेशियो। देखना सामने, जब भी ऐसी कंडीशन आपको मिले जहां A/2 B/3 C/4 का फॉर्म टाइप कुछ भी हो, और ABC के साथ कोई संख्या ना हो, ये एज इट इज हो ABC, कोई कोएफिशिएंट इनके साथ ना हो, कोई संख्या यहां पर ना लिखी हो, तो फिर आपका जो ABC का रेशियो होगा ना, वो डायरेक्ट जो A के नीचे है वो A का रेशियो, जो B के नीचे है वो B का रेशियो, और जो C के नीचे है वो C का रेशियो डायरेक्ट आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? जो A के नीचे है वो A का अनुपात, जो B के नीचे है वो B का अनुपात, और जो C के नीचे है वो C का अनुपात। इसके अलावा और कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। चौथा आपका एग्जाम्पल क्या बनेगा? फोर्थ एग्जाम्पल क्या बन सकता है? अगर आपको यहां दिया हुआ है A/B/C, और यहां पर मैंने कहा, चलो A और B का देखते हैं पहले। मैंने कहा ये जो है रेशियो 2/3 और 3/4 है, और आपसे कहेगा कि इस रेशियो को ना एक स्टैंडर्ड रेशियो बनाओ, आसान रेशियो बनाओ, तो फिर आप क्या करेंगे? और यहां से मुझे चाहिए A/B, आसान रेशियो, सिंपल संख्याओं वाला रेशियो, ये तो फ्रैक्शन है, भिन्न वाला है। तो बच्चे इसमें क्या करते हैं हम, जब भी A 2/3 3/4 है, तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका क्या है कि आप 3 और 4 का एलसीएम लो। भाई 3 और 4 का जो संख्या डिनोमिनेटर में है 3 और 4, अगर मैं उनका एलसीएम लूंगा तो बच्चे कितना आएगा? 12। भाई बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ो, और एक ऐसी संख्या पर जाओ जो दोनों से कटती हो। तो बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ा, 4×3 = 12, और हमें पता है कि 12 3 से भी कटता है ना। तो एलसीएम कितना हो गया? 12। तो जो 3 और 4 का एलसीएम है ना, उसकी गुणा दोनों में कर दो, यहां भी और यहां भी दोनों में कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा? 3 से कटेगा 3×4 = 12, और 4×2 = 8। ये कटेगा 4×3 = 12, और 3×3 = 9। तो ए और बी का रेशियो क्या बन गया? आप कहेंगे सर ए और बी का रेशियो बन गया 8:9। लेकिन एक तरीका है जहां आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। कैसे? मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके पास ऐसे बने कि A/B जो है, इसी को लिखता हूं मैं दोबारा, 2/3 और 3/4, और आपको चाहिए AB का रेशियो, तो करना क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो। बच्चे इसकी इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 4×2 = 8, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 3×3 = 9। तो क्या आपका वही रेशियो आ गया? कोई एलसीएम लेने की जरूरत पड़ी नहीं, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2×4 = 8 और 3×3 = 9। ये जो मैं लिखवा रहा हूं ना 1 2 3 4 करके, ये ध्यान रखना, ये सवालों में किसी ना किसी फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि सर सवाल ऐसा ही बनेगा क्या, नहीं, ये बड़े बड़े सवालों में इस फॉर्म में देखने को मिलेंगे, वहां से आपको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, और फिर आगे फर्दर सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है भाई, 4 हो गए, पांचवा चलो देख लेते हैं कि अगर 3 दिया हो ABC, मान लो मैंने यहां पे कह दिया 2/3, 5/6 और 7/9, और मैंने आपसे कहा कि भाई अब इसका ना स्टैंडर्ड रेशियो बनाओ, तो फिर आप कैसे बनाएंगे बताओ जल्दी से? स्टैंडर्ड रेशियो फिर आप कैसे इसका बनाओगे? तो पता है क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लो।
जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लो। तो बच्चे एलसीएम ऑफ 3, 6 और 9। मैंने कहा एलसीएम के लिए सबसे बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ो और एक ऐसी संख्या पर आकर रुको जो 3 से भी कटे और 6 से भी कटे। तो 9 दूनी 18। भाई मैं जानता हूं 9 दूनी 18, वो 6 से भी कटती है और वो 3 से भी कटती है। तो एलसीएम कितना हो गया? 18। तो 18 की गुणा तीनों में कर दो, यहां भी और यहां भी। ठीक है, तो 3 छिंग 18 और 6 दूनी 12। ये जाएगा 6 तिया 18, 5 तिया 15 और ये जाएगा 9 दूनी 18, 7 दूनी 14। तो आपका आंसर कितना आ गया? 12, 15 और 14। इस तरीके से आप 3 वालों को कर सकते हो। यहां क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि यहां 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तीसरा रह जाएगा, इन दोनों की करोगे तीसरा रह जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से हो जाएगा लेकिन वो डायरेक्ट नहीं बनेगा, फिर आपको एक स्टेप और जाना पड़ेगा, है ना। तो बढ़िया है कि यहां आप एलसीएम वाले तरीके से करो तो आपका जो स्टैंडर्ड रेशियो है वो बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। चलो ये भी क्लियर हुआ। चलते हैं छठे एग्जाम्पल की तरफ। भाई अगर कहीं ऐसा हो कि 2/3 A बराबर 5/6 B बराबर 7/9 C। अब यहां रेशियो वाला साइन नहीं है, बराबर वाला साइन है। तो फिर आप क्या करोगे? अगर कहीं ऐसा हो कि 2/3 A बराबर 5/6 B बराबर 7/9 C और आपसे कहे कि बताओ ए बी सी का रेशियो क्या होगा, तो बच्चा आपका जो जवाब है वो क्या आने वाला है? सभी लोग जल्दी से मुझे बताएंगे। आप कहेंगे कि सर यहां पर तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, एक रहे सर मैथ्स का टाइम मॉर्निंग 5 बजे से कर दो, रात को 2 बजे से ना कर दूं, 2 बजे से सुबह 6 बजे तक ना पढ़ाऊं तुम्हें, है भाई? कमाल करते हो पांडे जी तुम भी। 7 बजे से मुझे लग रहा था बहुत जल्दी ये करा, 5 बजे से कर दो। ग्रामीण क्षेत्र के लोग हो आप। 5 बजे पता है दूध निकालने का टाइम होता है गाय भैंसों का, और तुम वहां उस टाइम क्लास करोगे? घर का काम नहीं करना है क्या? बच रहे हो काम से? गलत बात है। देखो भाई इसको कैसे करें, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आपको, थोड़ी सी प्रॉब्लम। कैसे? सबसे पहले यहां जो डिनोमिनेटर है ना 3, 6 और 9, इसको हमें न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज मतलब पहले इसको हमें हटाना है, इसको हमें हटाना है। तो इसको अगर मैं हटाऊंगा 3, 6, 9, अगेन आपको एलसीएम मैंने बता दिया 3, 6, 9 का। एलसीएम ऑफ 3, 6 और 9 कितना होता है? आप कहेंगे कि सर ये होता है 18। तो आप क्या करोगे बच्चे? 18 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दोगे, यहां भी और यहां भी। तो ये कितना होगा? 3 छिंग 18 और 6 दूनी 12A बराबर 6 तिया 18 और 5 तिया 15B बराबर 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14C। ये आपके पास आ गया। अब बस आपने एबीसी का रेशियो निकालना है, एबीसी का रेशियो निकालना है। फिर तो आप जानते हैं ए को छिपा लो 15 गुणा 14, अनुपात बी को छिपा लो 12 गुणा 14 और सी को छिपा लो कितना? 12 गुणा 15। ये आपका एबीसी का रेशियो आ गया। मत करो मल्टीप्लाई, मैंने तो जस्ट आपको बताया है। ठीक है, कि अगर इस तरीके की आ जाए तो पहले आपको जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, एलसीएम लेकर पहले उसे इस फॉर्म में लेकर आना है और फिर एबीसी का रेशियो वो मैंने आपको निकालना सिखा दिया है। तो ये कुछ 5 से 6 तरीके के रेशियो हैं बच्चे जो बन सकते हैं। बस इसके अलावा जो बनेगा वो हम देख लेंगे अपने हाँ एक और देख लेते हैं, चलो एक और देख लेते हैं, 7वां और देख लेते हैं। मेरे दिमाग में आ गया कि अगर ए रेशियो बी आपके पास है क्या, मान लो 1.5 और 3, इस तरीके का है डेसिमल वाला, बन सकता है, बन सकता है ये भी कि अगर ए बी सी आपका 1.5 और 3 है तो क्या करें बच्चे? कुछ भी नहीं करना है, जस्ट एक काम करना है कि अगर मैं ये डेसिमल हटाता हूं तो डेसिमल के बाद एक संख्या तो नीचे 10 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं? अब आपने क्या करना है, 3 के नीचे 1 मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब आपने वही क्रॉस मल्टीप्लाई जो मैंने सिखाया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई भाई 15 एकम 15 और 10 तिया 30, तो रेशियो कितना बन गया 15:30 का। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, 1:2? क्या मैं लिख सकता हूं इसको 1:2? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डेसिमल वाला भी आ जाए, चलो एक और डेसिमल बनाकर देता हूं, आप खुद कोशिश करना इसका आप मुझे आंसर बता पाओ। तो बच्चे जैसे मैं यहां पर लिखता हूं A अनुपात B, जल्दी से बताना, मुझे हर एक बच्चे का आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। मैंने यहां पर लिखा 2.4 और मैंने यहां पर लिख दिया 5। अब आप बताओ मुझे A:B क्या होगा? सभी लोग कोशिश करो, कॉपी पेन लेकर बैठा करो, ऐसे रजाई में घुस के ऐसे देखने से बात नहीं बनेगी बच्चे। ऐसे रजाई में घुस के केवल फोन में पढ़ने से मैथ्स नहीं आएगा, बाकी सब्जेक्ट्स आ सकते हैं लेकिन मैथ्स नहीं आएगा। मैथ्स के लिए आपको कॉपी पेन लेकर बैठना पड़ेगा, और ऊपर से आपके पास टाइम भी कम है, 40 दिन का टारगेट हम लोग लेकर चल रहे हैं, तो चीजें थोड़ी सी स्पीड से तो चलनी पड़ेंगी। क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है तो मैं थोड़ी सी स्पीड को कम लेकर चल रहा हूं, और धीरे 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 हम इसको मेंटेन कर लेंगे, और धीरे धीरे नहीं जल्दी ही मेंटेन कर लेंगे। ओके चलो, अब भाई जैसे ये है, अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो बटे 10 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां तो बटे 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आएगा 24 और 10 पंजे 50। बच्चे क्या ये 2 से कटेगा 12 बार? क्या ये 2 से कटेगा 25 बार? तो आंसर आ गया 12/25। कितना आ गया? 12/25, बिल्कुल सही है। अब ये सारी थ्योरी जो है मैंने आपको एग्जाम्पल की फॉर्म में समझाई, ये सवालों में एज इट इज रखी मिलेगी। अब मैं आपको लेकर चलता हूं सवाल नंबर 1 पर, तो कोशिश करेंगे कि उसका आंसर आप लोग मुझे बता पाओ। चलिए, सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी आज, और देखते हैं कि वो कितनी अप्लाई हो पाई है। चलिए, अब मेरा काम खत्म हुआ और आज का आपका काम शुरू हुआ। मेरा काम आपको समझाने का था कि चीजें कैसे कैसे होती हैं। अब ये मान लो कि आज का टेस्ट शुरू है आपका, और सवाल है AB 4-5 BC 3-10, तो AC क्या होगा? कैसे भी करो, आप इस बिचौलिया को इक्वल करो, आप इसे मैट्रिक्स मेथड से करो, आपकी मर्जी, लेकिन करो जरूर। चलिए देखते हैं बच्चे, यहां पर मुझे दिया गया है क्या? मुझे दिया गया है AB, कितना है बच्चे? AB दिया गया है 4:5, और मुझे दिया गया है BC, कितना है बच्चे? 3:10। मैट्रिक्स मेथड से कर लो या इसको इक्वल कर लो, 5-3 का एलसीएम लेकर, आपकी मर्जी है। देखो ऐसे भी एलसीएम भी मत लोगे, ना लोगे ना तब भी काम चल जाएगा। यहां B कितना है? 5, यहां B कितना है? 3, तो जो यहां का B है उसकी मल्टीप्लाई तो इसमें कर दो, तो दोनों में करनी पड़ेगी, और जो यहां का B था उसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, बिना एलसीएम लेके भी काम चल जाएगा। बहुत सारी ट्रिक्स अभी तो मुझे आपको बतानी है, पहले मिनट से ही ट्रिक्स बताने लग जाऊंगा ना तो दिमाग चकरा जाएगा। मैंने आपको क्या बोला? जो इधर वाला B है उसकी मल्टीप्लाई यहां कर दो दोनों में, और जो इधर वाला B है उसकी मल्टीप्लाई यहां कर दो, कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या बन जाएगा? 4×3 = 12 और 5×3 = 15, ये बन जाएगा 5×3 = 15 और 5×4 = 25। क्या दोनों में जो कॉमन था वो 15-15 मिल गया? तो हमारा ABC का रेशियो क्या होगा? प्यारे बच्चे आप कहेंगे सर 12, और B की वैल्यू तो 15 है दोनों में, और C की वैल्यू कितनी है? 25। मुझसे क्या पूछा है? AC, तो A और C का रेशियो कितना होगा? आप कहेंगे सर ये होगा 12, और 4×3 = 12, 5×4 = 25, और 5×3 = 15, ये होगा 12 और 25 का। कितना होगा? 12 और 25, नहीं 6×25 नहीं, 12×25, इसको 12 कर लेना, इसको ना 12 कर लेना, 12×25 का हो जाएगा। ओके, अब इसे आप मैट्रिक्स मेथड से भी कर सकते हो। भाई मैट्रिक्स मेथड से कैसे कर सकते हैं? मैं इसको यहां से रफ कर रहा हूं। ABC जो दोनों में कॉमन है उसे सेंटर में रखना है। AB कितना है बच्चे? 4-5, तो ये बॉक्स बन गया।
BC कितना है 310, तो ये बॉक्स यहां पर बन गया, है ना। ये बॉक्स के सामने संख्या यहां लिख दो और बच्चे बॉक्स के सामने संख्या यहां लिख दो, तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 4×3 = 12, नहीं 1 सेकेंड, 4×3 = 12, 5×3 = 15 और 5×10 = 3×10 है ना। ये 3×5 क्यों लिखवाया आप लोगों ने, 3×10 होगा ये 3×10 है, सॉरी 3×10 है, 3×10 है, तो फिर ये 5 से गुणा होके 50 बना देगा, है ना। तो फिर 12:50 का रेशियो वहां से भी आ गया, चलो ठीक है, वो 3×5 ले लिया था, ये 12:50 का रेशियो कितना आएगा, ये आएगा 2 से 6 के 12 और 2 से 25, सॉरी 6×25, देखो यहां से भी आ गया, यहां से भी आ गया आपका, और मैट्रिक्स मेथड से भी आ गया, ए और सी का रेशियो 12:50, तो 2 6 के 12, 2 से जाएगा 25 बार, क्या आंसर आ गया 6×25, बिल्कुल सही है। वो हमने 3 और वो ले लिया था, 3×10 का रेशियो है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर कितना आ गया भाई, 6×25 का। चलिए एक सवाल और लेकर चलता हूं, और यहां पर आपसे मैं कहूंगा कि ट्रिक का टाइम आ चुका है, आपको कोई मैट्रिक्स नहीं लगाना, कोई इक्वल नहीं करना, जस्ट आपने देखना है और आंसर लगा देना है कि भैया आंसर डी होगा, 5 सेकंड के अंदर। कैसे, मैं भी बताऊंगा आपको। पांच सेकंड बस, और आपका आंसर डी आप कह दोगे। कैसे बच्चे, एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, गौर करना, सामने देखो, ट्रिक भी है कॉन्सेप्ट भी है। कैसे, मेरे पास सवाल में ए बी का रेशियो दिया हुआ है 2:5, और मुझे दिया हुआ है, नहीं ये रेशियो, इसका आंसर सी होगा, क्योंकि यहां हमें सी बी दिया हुआ है, सी बी दिया है मुझे 3:4, कितना 3:4 मुझे दिया हुआ है। अब एक चीज देखना, क्या आंसर होगा, या सी होगा या डी होगा, सामने देखना। जो मेरा ए बी का रेशियो है ना 2:5, वो ऑप्शन में एज इट इज मुझे मिलना चाहिए, वो कभी चेंज नहीं होगा। मैं कह रहा हूं ये बात समझ लो, कोई मैट्रिक्स मेथड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए बी का रेशियो कितना है 2:5, ऑप्शन में जो ए और बी का रेशियो है ना बच्चे, वो 2:5 होगा, जिसमें 2 और 5 नहीं है वो मेरा आंसर नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। अब मैं देखता हूं यार, ए बी इसमें तो 2:5 है, ये आंसर हो सकता है, इसमें भी 2:5 है, ये भी हो सकता है। क्या ये 2:5 बनाता है 8×20, देखना जरा, 4×2 = 8 और 4×5 = 20, ये तो 2:5 बना रहा है, ये भी हो सकता है। क्या ये 2:5 बना रहा है 6×15, तो आप कहेंगे सर 3×2 = 6 और 3×5 = 15, ये भी 2:5 बना रहा है, तो चारों ऑप्शन हो सकते हैं। अब मुझे यहां सी बी दिया हुआ है, तो बच्चे मैं बी और सी का रेशियो लूंगा, तो पलट जाएगा, बी के नीचे 4 आ जाएगा और सी के नीचे 3, तो बी और सी कितना है मेरे पास 4×3। मैंने बी और सी का रेशियो क्यों लिखा, क्योंकि प्यारे बच्चे उसने मुझसे ए बी सी का रेशियो पूछा है सवाल में, तो ए और बी तो मैंने चेक कर लिया, तो जो दूसरा होगा ना पेयर, वो बी और सी का पेयर होगा। अब यहां मेरे पास सी और बी तो है, तो मैंने बी और सी चाहिए, तो ये मैं पलट दूंगा, 4×3 हो जाएगा। ऑप्शन से चेक करो, जो रेशियो 4×3 नहीं है उसको काट दो। जैसे ही मैंने यहां पर देखा बी और सी, ये तो 5×4 है, मुझे 4×3 चाहिए, काट दो, मेरा आंसर नहीं होगा। तुरंत उड़ाते चलो, यहां 5×3 है, मुझे 4×3 चाहिए, काट दो, मेरा आंसर नहीं होगा। यहां 20 और 15 है, तो 20 और 15 को क्या मैं लिख सकता हूं, 5×4 = 20 और 5×3 = 15, 4×3 मिल गया, यही मेरा आंसर होगा, यही मेरा आंसर होगा। बच्चे आप इसे मैट्रिक्स मेथड से भी कर सकते हो। ए बी सी में कॉमन क्या है, कॉमन है बी, वो सेंटर में लिखो, एक तरफ ए और एक तरफ आप सी लिख दो। ए और बी कितना है, ए और बी है 2×5, बी और सी कितना है, बी के नीचे 4 और सी के नीचे 3, ये बॉक्स खाली है यहां बना दो, और ये बॉक्स खाली है यहां बना दो। बॉक्स के सामने जो संख्या है वो लिख दो, और बॉक्स के सामने जो संख्या है वो लिख दो, तो आप कहेंगे 4×2 = 8, 5×4 = 20 और 5×3 = 15। आपका आंसर कितना आ गया भाई, 8, 20, 15, ऑप्शन नंबर सी।
और शायद आपको कोई जरूरत पड़ी ही नहीं इसकी। आपने जस्ट देखा जो मेरे सवाल में रेशियो है ना, वही रेशियो चेक करना है। जहां नहीं बना उसको हटा दो, और जो बना उसको आगे बढ़ाते चलेंगे। अब जैसे एक सवाल चेंज करता हूं, चलो टाइप को, है ना, इस पे आ जाते हैं, इस पे आ जाते हैं हम लोग। कूपन कोड क्या है? कूपन कोड बताओ भाई बच्चों को। सवाल है ए बी 2 3 है, आपको बताना है 5a+3b अनुपात 6a-2b। क्या करेंगे आप करेंगे सर, आपको दिया हुआ है a/b, कितना है बच्चे? 2:3, और आपसे क्या पूछ रहा है? 5a+3b अनुपात 6a-2b। बड़ा आसान है। क्या करना है आपने? ए की जो वैल्यू है 2 वो ए की जगह लिखनी है, और बी की जो वैल्यू है 3 वो बी की जगह लिखनी है। सवाल अपने आप आंसर आपको दे देगा। कैसे? ए का मान 2 रखेंगे तो ये कितना हो गया? 5 दूनी 10, प्लस बी का मान 3 रखेंगे तो कितना हो गया? 3 तिया 9, अनुपात ए का मान 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12, माइनस बी का मान 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, तो कितना होगा बच्चे? 10 और 9 19, अनुपात 12 में से 6 गए तो 6। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, 19/6। बात क्लियर है? आगे चलें। अगला सवाल भाई तो आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं हुई ना। आपने क्या किया? आपने ए की जगह 2 बी की जगह 3 यहां पर रखा और आंसर आ गया। इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है आपने, है ना। एक सवाल और देता हूं ऐसा ही मैं आपको, और कोशिश करना कि उसका आंसर आप लोग मुझे दे पाओ। ये रहा सवाल, चलिए बताएंगे बच्चे जल्दी से क्या होगा उत्तर, बताओ। सवाल है यदि ए अनुपात बी 2 3 है और सी अनुपात डी जो है वो 5a/3 भी है, तो आपसे पूछा उसने क्या? आपसे पूछा कि 2c/5d क्या होगा। जल्दी से बताओ, सभी का आंसर आना चाहिए इसका। यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपने। सर छत्तीसगढ़ वाले बच्चे भर सकते हैं? देखो, आप अगर यूपी से अलग बच्चे हो, आप सभी फॉर्म भर सकते हो, बशर्ते आप किसी भी कैटेगरी में आते हो। अगर आप स्टेट में आओगे, किसी भी स्टेट का फॉर्म भरते हो, तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। मान लो आप सेंटर लेवल पे या अपने स्टेट में ओबीसी में आते हो, पूरे सेंटर लेवल पे भी ओबीसी में आते हो, लेकिन अगर आप यूपी का पर्टिकुलर फॉर्म भरते हो तो आपको जनरल काउंट किया जाएगा। आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है वहां पर, है ना। आप एससी कैटेगरी से आते हो सेंटर लेवल पे या स्टेट में, अगर आप यूपी का फॉर्म भरते हो तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। बहुत भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चे। यहां हमको दिया हुआ है a/b 2 3, और आपको एक चीज और दे दी उसने, c/d, और वो क्या दिया है? 5a और 3b, ये मुझको दिया हुआ है। अब मैं यहां पर क्या करूं? और मुझसे पूछ रहा है 2c/5d। पहले तो c और d चाहिए मुझे, पहले तो मुझे c और d का मान चाहिए, तभी तो बच्चे मैं c और d की जगह यहां पर रखूंगा उसे। तो मैं क्या करूंगा? a की जगह 2 और b की जगह 3 यहां पर रखूंगा पहले। तो a की जगह 2 रखूंगा तो ये कितना हो गया? 5 दूनी 10, और b की जगह 3 रखूंगा तो ये कितना हो गया? 3 तिया 9। क्या आपको c और d का रेशियो मिल गया? यहां डायरेक्ट नहीं रख पाते थे हम, लेकिन मुझे पता चला कि जो सी और डी का रेशियो है वो तो 5a और 3b है, और a और b का रेशियो मुझे दिया हुआ है। तो बच्चे मैं a और b की जगह 2 और 3 यहां पर रखूंगा तो c और d का रेशियो 10:9 मिल जाएगा। बस हो गया सवाल। अब उठाकर मुझे ये चाहिए ना, उठाकर रख दो 2c और 5d। तो c की जगह 10 और d की जगह 9 रख दो। तो c की जगह 10 रखूंगा तो 10 दूनी 20, और डी की जगह 9 रखूंगा तो 9 पंजे 45। तो कितना आएगा बच्चे? 5 से जाएगा आपका 5 नाम 45, और 5 से जाएगा 5 चौके 20। क्या आंसर हो जाएगा? 4 9, बिल्कुल करेक्ट जवाब। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो।
चलो एक और सवाल देता हूं, ये रहा सवाल, अब बताएंगे जल्दी से। और यहां पर हम अपना वही दिमाग लगाने वाले हैं, अपना वही दिमाग लगाने वाले हैं हम, कि जो रेशियो मेरे सवाल का होगा वही रेशियो ऑप्शंस में होना चाहिए। और देखना बहुत स्पीड से आपका आंसर आने वाला है, बहुत स्पीड से। लगाओ दिमाग, कोई बताएगा इसका आंसर सबसे पहले? देखो तुक्का नहीं मारना है, तुक्का मारने से काम नहीं चलेगा। देखो यहां पर मुझे दिया हुआ है बच्चे क्या, 5/4 P बराबर 2/3 Q बराबर 3/4 R। देखो जो आपके नोट्स है ना बच्चे, आपको फेयर कॉपी में मैथ्स नोट करने की जरूरत नहीं है लाइव क्लास में, बिल्कुल मत किया करो, गलत बात है, पाप लगेगा। जब भी आप मैथ्स की क्लास कर रहे हो, एक रफ कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अगर मैथ्स सीखना है तो, रटना है तो आपकी मर्जी है, आप फेयर कॉपी में उतार सकते हो, सीखना है तो रफ कॉपी रखो। इस क्लास के प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में इस क्लास के साथ अटैच होकर मिलेंगे प्रॉपर अच्छी राइटिंग में हैंड रिटन नोट्स, वहां से आप उनको ले सकते हो। लेकिन अभी जब आप क्लास कर रहे हो तो, और आप साथ के साथ फेयर कॉपी में लिख रहे हो, काटा पीटी नहीं करना चाहते हो, चार चार तरीके के पेन लेकर बैठे हो, तो आप शायद मैथ्स रेयरली सीख पाओ। मैथ सीखने के लिए तो बहुत रफ एंड टफ होना पड़ता है। रफ एंड टफ यानी कि उस कोने में कैलकुलेशन फेंक के मारी, इस कोने में कैलकुलेशन फेंक के मारी, साइड में छोटे से कोने में कैलकुलेशन कर दी, ऐसे सीखा जाता है मैथ्स। गलती ना करो, ये अगर दिमाग में रखोगे तो फिर मैथ्स कैसे सीखोगे? मैथ्स में तो गलतियां होती हैं भाई, कैलकुलेशन वगैरह में। अब देखो इसका मैंने आपको सिखाया था, जो 5-6 तरीके के लिखवाए थे ना मैंने आपको, याद करो। मैंने कहा था कि ये एग्जाम्पल भी हैं और ये आपके कॉन्सेप्ट भी हैं। तो ये लिखवाया था ना मैंने, इस तरीके का एग्जाम्पल कराया था एक। मैंने कहा था 4 3 4 का एलसीएम ले लो, उसकी गुणा कर दो और फिर जो आए वहां से रेशियो बना लो। कैसे भाई? सबसे पहले आप मुझे बताओ 4 3 4 का रेशियो क्या है, सॉरी एलसीएम कितना है? एलसीएम ऑफ 4 3 और 4। आप कहेंगे सर आ गया 12। बड़ी संख्या का पहाड़ा पड़ेंगे 4 का, और एक ऐसी संख्या पर रुकेंगे जो 3 से भी कटती हो। तो 3 चौके 12 और 4 तिया 12, और फिर बच्चे 12 की गुणा तीनों में कर देंगे, यहां भी और यहां भी। तो मुझे क्या मिलेगा? 4 तिया 12, 5 तिया 15 P बराबर 3 चौके 12, 4 दूनी 8 Q बराबर 4 तिया 12 और 3 तिया 9 R, 3 तिया 9 R। बस हो गया सवाल। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए PQR। मुझे क्या चाहिए बच्चे? मुझे चाहिए P/Q/R। तो जो P का रेशियो होगा वो इन दोनों संख्या को गुणा कर दो, P को हाथ छिपाकर। तो 8 नाम 72। जो बच्चे जो Q का रेशियो होगा तो वो हम क्या करेंगे, वो हम Q को छुपाकर और जो 2 है उनको गुणा कर देंगे, 15 निम्मा 135। और जो R का रेशियो होगा वो R को छिपाकर इनको गुणा कर देंगे, 15 अट्ठे 120, 120 सॉरी। अब क्या ये कटेगा 3 से? देखो 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है 24 बार, 3 से कट रहा है 45 बार, और 3 से कट रहा है 3 चौके 12। तो ये आपका आंसर है 24, 45 और 40। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे कि आप यहां थोड़ा सा कम मेहनत करके भी आंसर बता सकते हो, थोड़ा सा कम मेहनत करके, बताऊं कैसे? चलो बताता हूं। ये रफ कर दूं भाई, सारा रफ कर दूं ना? कम मेहनत करके कैसे आंसर निकाल सकते थे इस सवाल में हम। मैं यहां से इसको रफ कर रहा हूं और देखना बहुत आपको अच्छा लगने वाला है वो तरीका। कैसे? आपको कोई एलसीएम नहीं लेना, कोई चीज नहीं छिपानी, आपने जस्ट देखना है, थोड़ा सा मुस्कुराना है और सवाल आ जाएगा। आप क्या करो, P और Q का रेशियो लो, बस भूल जाओ R नाम की भी कोई चीज है। अभी P और Q का रेशियो ले रहे हैं हम। क्या है मेरे पास? 5/4 P बराबर 2/3 Q। कोई दिक्कत नहीं है, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा? 5 तिया 15 P
और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 4 दूनी 8 क्यू कर दिया मैंने। और मुझे यहां से भाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, 5 दिया 15 और 4 दूनी 8। अब जरा पी और क्यू का रेशियो बताना। पी के सामने 8 और क्यू के सामने 15। ऑप्शन में चेक कर लो, 8 और 15 का रेशियो जहां नहीं है उसको काट के अलग हटा दो, वो आंसर होगा ही नहीं। अभी मैं आर की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं केवल पी और क्यू की। और मुझे पता चला कि पी और क्यू का रेशियो तो 8-15 है, और जिस ऑप्शन में 8 और 15 रेशियो नहीं होगा वो मेरा आंसर नहीं होगा। बच्चे मैं चेक करता हूं डी से, क्या ये रेशियो 8-15 बनाता है? भाई 3 चौके 12 और 3 से जाएगा 15 बार, मुझे तो 8-15 चाहिए, आंसर नहीं होगा। 24 4 से जाएगा, 4 छिंग 8 से चला जाएगा, 8 तिया 24, 8 पंजे 40। बच्चे मुझे तो रेशियो 8-15 का चाहिए, नहीं होगा। 2 से जाएगा 12 बार, 2 नाम 18, मुझे तो रेशियो 8-15 का चाहिए, नहीं होगा। अब यहां पर देख लो, 3 से जाएगा 3 अट्ठे 24 और 3 से जाएगा 15 बार, क्या मिला? यही आंसर है, यही आपका सटीक आंसर है। आपको कोई एलसीएम वेलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ी, इवन आर की भी जरूरत नहीं पड़ी। अगर किसी ऑप्शन में 2 ऑप्शन मैच कर जाते तो फिर मैं इन दोनों का रेशियो लेता, और आपका आंसर आपके सामने है। चलिए सवाल आगे चलते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज की फॉर्म वाला सवाल मैं आपको दिखा देता हूं कि सवाल अगर लैंग्वेज की फॉर्म में बने तो फिर आप कैसे सवाल का उत्तर बताओगे। वेरी गुड, बताएंगे जल्दी से। हाँ, रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगी ये। अभी 3 क्लासेस जो है ना बच्चे, ये तीनों क्लासेस आपकी यूट्यूब पर हैं, फिर इनको शिफ्ट कर दिया जाएगा एप्लीकेशन पर, और वहां ये 3 क्लास के बाद में लाइव क्लासेस आपकी केवल और केवल एप्लीकेशन पर चलेंगे। केवल 3 क्लास जो डेमो हैं ये आपकी यूट्यूब पर हैं, और इनको रिकॉर्डेड फॉर्म में एप्लीकेशन पर डाल दिया जाएगा। जो इसकी पीडीएफ है क्लास नोट्स की, वो भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। सवाल है, 2 संख्याओं का अनुपात 7-11 है, यदि उनका अंतर 48 है तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी होगी? दोनों में से छोटी संख्या है तो आसान क्वेश्चन है भाई। 2 संख्या का रेशियो कितना है बच्चे? 7-11। ठीक है, मैं हर वो लेवल, हर वो टाइप कवर कराऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल की आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हर वो लेवल, हर वो टाइप कवर कराऊंगा। बस जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे चुपचाप पढ़ते रहो। हर लेवल मेंटेन करना मेरा काम है, टाइप इंक्लूड करना मेरा काम है। एक सिंगल लेवल का सवाल और सिंगल टाइप का सवाल नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में। ओके, तो यहां पर 7-11 के रेशियो में 2 संख्याएं हैं। सवाल ने कहा कि भैया अंतर कितना है? 48। तो जरा मुझे इन दोनों का अंतर बताना कितना होगा। भाई 7 और 11 का अंतर कितना है? 4। 4 का ही तो अंतर है, और सवाल ने कहा अंतर तो 48 है, तो 4 यूनिट का मान कितना? 48। 1 यूनिट का मान कितना है? 48/4, और कितना है ये? 12। और 1 यूनिट का मान अगर 12 है, सवाल ने कहा छोटी संख्या कौन सी है। बच्चे छोटी संख्या तो 7 है, तो 1 का मान 12, तो 7 का मान कितना? 84, और आंसर कितना है? 84। बिल्कुल सही है, कोई जरूरत नहीं है आपको ऐसा भी करने की। मैं आपको ट्रिक्स थोड़ी छोटी बताऊंगा ना, ये छोटे छोटे सवाल, ये मैंने छोटा सवाल क्यों रखा? एक छोटी सी ट्रिक बताने के लिए। ये बड़े सवालों में भी अप्लाई होगी, देखना। भाई मुझे उसने दिया है 2 संख्याओं का अनुपात 7-11, देखते रहना, और मुझसे पूछा है छोटी संख्या कौन सी होगी। अब जरा मुझे बताना इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है। आप कहेंगे सर इन दोनों में छोटी संख्या तो 7 है, तो जो मेरा आंसर होगा ना वो 7 का मल्टीपल होगा, वो 7 का गुणज होगा, वो 7 से कटना चाहिए, क्योंकि उसने छोटी संख्या पूछी है और छोटी संख्या 7 है। मेरा आंसर 7 से कटना चाहिए, जो 7 से नहीं कटेगा उसे हटा दो, वो आंसर नहीं होगा। क्या 60 7 से कटता है? नहीं। क्या 72 कटता है? क्या 96 कटता है? 84 कटता है। यही मेरा आंसर है। शायद आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, आपने 7-11 देखा और 7 का मल्टीपल देखा, आपका आंसर आपको मिल गया।
ओके, इन केस दो ऑप्शन हो तो फिर तो हमारे पास बेसिक मेथड है ही है, अगर दो ऑप्शन हो तो ठीक है। लेकिन ये आपके पास एक प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि एक बार मैं मल्टीपल चेक तो कर लूं कि क्या एक ही ऑप्शन हो, तो फिर शायद मुझे करने की जरूरत ना ही पड़े, है ना भाई। चलो एक सवाल और देता हूं। ये सवाल बताना जल्दी से। हाँ, वेरी गुड। ये सवाल बताओ भाई, सवाल है दो संख्याओं का जो अनुपात है, जल्दी से बताओ। इसके बाद एक सवाल और फिर हम आज की क्लास कंप्लीट करेंगे। हालांकि हमारी क्लास का टाइम जो है वो 2 घंटे रहेगा, लेकिन जो ये दो तीन डेमो क्लासेस हैं इसमें मैं 1 घंटे 10 मिनट 1 घंटे 15 मिनट इतनी ही क्लास में रखूंगा। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, उन दोनों संख्याओं का योग 180 है, तो बताओ दोनों संख्याओं के बीच डिफरेंस क्या होगा। डिफरेंस दोनों संख्याओं के बीच क्या होगा। बच्चे रेशियो मुझे दिया हुआ है कितना, 3:7। आपसे कह रहा है योग 180 है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो योग कितना आता है, 10। और सवाल ने दिया है 180, एक यूनिट का मान कितना है, 18। भाई जीरो से जीरो कट गया, और एक यूनिट का मान 18, वो तो इन दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है, और अंतर तो 4 यूनिट है, और 4 यूनिट का मान कितना होगा। आप कहेंगे सर 4 यूनिट का मान होगा 72, वही मेरा आंसर है। ये सवाल तो बहुत ही ज्यादा बच्चों वाला सवाल था, इस पे आ जाओ, ये करो, ये करो। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और फिर इसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा आपको। और जो हमारी कल की क्लास होगी, आज तो हमने बेसिक पे ज्यादा फोकस किया, कल हम टाइप्स पर फोकस करेंगे, नंबर ऑफ टाइप्स, और अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस क्या हैं। आज फर्स्ट क्लास थी तो परेशान बिल्कुल भी होने की बच्चे जरूरत नहीं है, कम समय है, मैक्सिमम चीजें, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देना मेरा काम है। पूरा अनुभव झोंक दूंगा मैं आपके एग्जाम लेवल को सेट करने में, ठीक है। उस चीज से आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि सर कम समय है कैसे मैथ्स को पढ़ें। मैं मानता हूं बच्चे मैथ्स एक बड़ा सब्जेक्ट है, और कम समय में इसको पढ़ना बहुत चैलेंजिंग टास्क है आपके लिए, लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है तो फिर आप कुछ भी कर जाओगे, चाहे 40 दिन हो चाहे 30 दिन हो। 18-20 सवाल ही तो हैं, एक सवाल नहीं छूटेगा आपसे, बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। ओके। एक कक्षा में कुल 60 विद्यार्थी हैं, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 4:1 है। कक्षा में 22 लड़के जो हैं वो शाकाहारी हैं, और आपसे कह रहा है कि कक्षा में मांसाहारी लड़कों की संख्या क्या होगी। बच्चे सबसे पहले बताओ बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है 4:1, और टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या है 60। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 4 और 1, 5 यूनिट का मान जो है वो 60 होगा, और 1 यूनिट का मान कितना है, 60/5 यानी कि 12। 1 यूनिट का मान 12, तो बच्चे 4 यूनिट का मान कितना होगा, 4 × 12, तो यानी कि 48। तो 48 लड़के तो टोटल आ गए, टोटल। अब कह रहा है कि भैया इनमें से 22 लड़के शाकाहारी हैं, तो अगर मैं इनमें से शाकाहारी लड़के हटा दूं, शाकाहारी लड़के हटा दूं, 22 अगर शाकाहारी हैं तो मांसाहारी कितने हो गए, मांसाहारी। तो आप कहेंगे सर मांसाहारी हो गए 48 में से 22 माइनस कर दो, 8 में से 2 गए 6, 4 में से 2 गए 2, तो 26 लड़के जो हैं ये आपके नॉन वेजिटेरियन हैं, मांसाहारी हैं, ठीक है। चलें एक सवाल मैं होमवर्क दे देता हूं, और जल्दी से आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये रहा सवाल, होमवर्क क्वेश्चन है, यानी कि आपको इसका आंसर मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है बच्चे। जो क्लास कंप्लीट हो जाएगी, टारगेट मैं रख रहा हूं कि मुझे 5,000 बच्चों के आंसर इस सवाल के अगर मिले तो मैं समझूंगा कि आप सभी लोग सीरियस हो, जितने भी लाइव हो। 5,000 के अगर कमेंट मिल गए तो सीरियस रहना है। ये मौका अगर आपने छोड़ा तो समझ लेना कि आपने अपने माँ बाप की उम्मीदें छोड़ दी हैं आपके ऊपर जो लगी हुई हैं। ये मौका अगर छोड़ा, 60,000 वैकेंसी है, वो कहते हैं ना कि एक सरकारी नौकरी वाला बच्चा जो होता है वो 3 पीढ़ियां सुधार देता है, अपने से ऊपर, अपनी और अपने से नीचे की। ये आपके पास बहुत बड़ा चांस और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उन आंखों में चमक लाने की जो एक राह देख रही हैं कि यार ये मेरा बच्चा कुछ करेगा। अगर यहां भी आपने ये टाइम ऐसे निकाल दिया ना, तो जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे
उनको खुश होते हुए देखोगे, उनके माँ बाप को खुश होते हुए देखोगे, अपने माँ बाप को नहीं देख पाओगे खुश होते हुए। तो ये जिम्मेदारी बड़ी, मैं कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आपको सीरियस होकर निभानी है। 100% सिलेक्शन होगा और कोई रोकने वाला नहीं है, अगर आप एक सीरियस और एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हो तो। मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।